नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी छोटी आंत में भोजन के पाचन के बारे में। इसके अलावा हमने छोटी आंत की संरचना के बारे में पढ़ा था। छोटी आंत जो है उसके अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस जो है वो भोजन का पाचन करने में हेल्पफुल होते हैं, कौन कौन से पाचक रस जो है वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए एक दो चीज़ें और जो हमने उस क्लास में चर्चा नहीं की थी उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ आपके सामने छोटी आंत के कुछ भाग लिखे हुए हैं। छोटी आंत के भाग जो है मुख्य 3 भाग जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला भाग ग्रहणी होता है, दूसरा अग्रांतर होता है, तीसरा कौन सा होता है? शुद्रांतर। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी जो है इसके बारे में हमने बात की थी कि आमाशय से जो भोजन आता है वो सबसे पहले छोटी आंत के ग्रहणी भाग में आता है। अब आमाशय से जो भोजन आएगा जाहिर सी बात है उसके अंदर एसिड मिला हुआ है, HCl मिला हुआ है। अब आमाशय में तो HCl के प्रोटेक्शन के लिए सामान्यतः म्यूकस जो है वो सामान्यतः म्यूसिन का सिक्रेशन हो जाता है और आमाशय की दीवारें जो है वो सामान्यतः HCl से प्रोटेक्शन कर देती है। लेकिन छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग है उस ग्रहणी भाग के अंदर HCl से प्रोटेक्शन के लिए ऐसी कोई संरचना नहीं होती। तो इसके लिए ये जो ग्रहणी है, इस ग्रहणी की म्यूकोसा जो होती है उस म्यूकोसा के अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। उन ग्रंथियों को कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्रंथियां कहेंगे? ब्रूनर ग्रंथियां कहेंगे। वो ब्रूनर ग्रंथियां जो है वो सामान्यतः क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण करती है, एल्कलाइन सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। और वो जो ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित एल्कलाइन सब्सटेंस क्षारीय पदार्थ जो है वो सामान्यतः जो आमाशय से अम्लीय भोजन आ रहा है उसकी अम्लीयता को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अम्ल जो है वो छोटी आंत को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ग्रहणी की म्यूकोसा में, इसकी म्यूकोसा में, म्यूकोसा जो कि आहार नाल की सबसे आंतरिक परत होती है, इसकी म्यूकोसा में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर यहाँ साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने सबसे पहले इन ग्रंथियों की खोज की थी, इसलिए इनको कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड या ब्रूनर ग्रंथियां। ठीक है, तो इसकी म्यूकोसा में ब्रूनर ग्रंथियां उपस्थित होती है। ठीक है, ये ब्रूनर ग्रंथियां क्या काम करती है? तो ये ब्रूनर ग्रंथियां जो है ये सामान्यतः क्षारीय पदार्थों का स्त्रवण करती है, क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण करती है। वो क्षारीय पदार्थ ऐसा होता है जिसमें सामान्यतः बाइकार्बोनेट्स आयन पाए जाते हैं और वो बाइकार्बोनेट आयन जो है उसके कारण से ये क्षारीय पदार्थ होता है और ये क्षारीय पदार्थ जो है वो फिर सामान्यतः ग्रहणी की HCl या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन से सुरक्षा करता है। ठीक है, तो क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण करती है ये। ठीक है, और ये जो क्षारीय पदार्थ है ये सामान्यतः या आप यहाँ भी लिख सकते हैं जो कि छोटी आंत की या छोटी आंत में भोजन की अम्लीयता को कम करता है, भोजन की अम्लीयता को घटाता है। तो छोटी आंत में भोजन की अम्लीयता को घटाने के लिए ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है जो कि क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण करती है। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो ग्रहणी है इस ग्रहणी से ही सामान्यतः एक हार्मोन का स्त्रवण होता है। उस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो सामान्यतः जो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है या अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होने वाला अग्नाशी रस है उस अग्नाशी रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है। तो अग्नाशी रस के स्त्रवण को प्रेरित करना ये किसका काम है? सिक्रेटिन हार्मोन का। सिक्रेटिन हार्मोन के बारे में एक और जानकारी ध्यान होनी चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया था वो हार्मोन सिक्रेटिन ही है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। बेलिस और स्टिरलिंग जो है इन्होंने सबसे पहले हार्मोन की खोज की थी और उन्होंने जो सबसे पहला हार्मोन खोजा वो कौन सा है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन कहाँ से स्त्रावित होता है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग से। ठीक है, तो ग्रहणी से स्त्रावित हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। 2 हार्मोन स्त्रावित करती है, पहला हार्मोन है सिक्रेटिन। ठीक है, लेकिन मोस्टली हमें सिक्रेटिन जो है वो ध्यान रखना है। दूसरा एक और हार्मोन है जिसको हम CCK हार्मोन भी कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, वो क्या करता है? गाल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पित्ताशय को संकुचित करता है, जिससे पित्ताशय जो है वो सामान्यतः पित्तरस का स्त्रवण करता है। तो ध्यान देंगे जो ग्रहणी है उस ग्रहणी से सिक्रेटिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। सिक्रेटिन के बारे में जो चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले खोजा गया
हार्मोन। ध्यान रखना है, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। कहाँ से स्रावित होगा? छोटी आंत के ग्रहणी भाग से। इस हार्मोन की खोज किसने की थी? ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले हार्मोन की खोज या इसकी खोज जो है वो किसने की थी? बेलिस और स्टर्लिंग ने। बेलिस व स्टर्लिंग द्वारा, बेलिस व स्टर्लिंग द्वारा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना इसका कार्य क्या होता है, तो ये अग्नाशी रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है। अग्नाशी रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है। तो अग्नाशी रस के स्त्रवण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे इससे एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है सीसीके हार्मोन। ग्रहणी से ही सामान्यतः एक और हार्मोन का स्त्रवण होगा जिसका नाम है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सीसीके हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है ये सामान्यतया छोटी आंत के ग्रहणी भाग द्वारा स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है? ध्यान देना, जब भी कोलिसिस्ट वर्ड आए तो कोलिसिस्ट, कोलिसिस्ट, कोलिसिस्ट का मतलब है गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर अर्थात पित्ताशय। कोलिसिस्ट वर्ड हमेशा किसके लिए आएगा? गॉल ब्लेडर के लिए। इसी वजह से जो है सामान्यतया एक वर्ड आता है आपके सामने कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी जो है इसका मतलब होता है, टोमी का मतलब काटना, तो कोलिसिस्टेक्टोमी एक प्रोसेस है, सर्जिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा सामान्यतया गॉल ब्लेडर अर्थात पित्ताशय जो है उसको शरीर से हटा दिया जाता है। बहुत बार हम सुनते हैं कि फला ने अपना पित्ताशय जो है वो निकलवाया है, तो या पित्त की थैली जो है वो निकलवाई है, तो वो जो पित्त की थैली अथवा पित्ताशय जो है वो शरीर से निकलवाने या डॉक्टर जिस प्रोसेस के द्वारा निकालते हैं उसको हम कहते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। ध्यान देना, पित्ताशय को सर्जिकली शरीर से निकालना, पित्ताशय को सर्जिकली शरीर से निकालना, ये क्या कहलाता है? कोलिसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो कोलिसिस्ट वर्ड जो है वो किसके लिए आएगा? गॉल ब्लेडर के लिए। तो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सीसीके हार्मोन, इसका काम क्या होता है? ये गॉल ब्लेडर अर्थात पित्ताशय, गॉल ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी संकुचित करता है, संकुचित करता है। और संकुचन से क्या होगा? जिससे पित्तरस का स्त्रवण होता है, जिससे पित्तरस का स्त्रवण होता है। अब यहां सवाल ये आ रहा है कि अगर गॉल ब्लेडर है उसको अगर हटा दिया जाए बॉडी से, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि साहब कोलिसिस्टिक हार्मोन जो है वो गॉल ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, किस लिए? कि जिससे ये बाइल जूस का सिक्रेशन करे, पित्तरस का स्त्रवण करे। अब सवाल ये है कि अगर कोलिसिस्टेक्टोमी यानी पित्ताशय को अगर सर्जिकली शरीर से हटा दिया जाए तो फिर क्या पित्तरस का स्त्रवण नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि पित्तरस का स्त्रवण जो है वो सामान्यतया पित्तरस का निर्माण होता है लीवर में, उसका जो स्टोर, उसका जो भंडारण है वो सामान्यतया पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में पित्तरस को स्टोर क्यों किया जाता है ये भी ध्यान देना है। हमने पीछे पढ़ा है पित्तरस का कंपोजिशन, पित्तरस का संगठन हमने पढ़ा है। उस पित्तरस के संगठन के अंदर हमने देखा था उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो किसका होता है? पानी का। अब वो जो पानी है वो पानी सामान्यतः गॉल ब्लेडर जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करता है, पित्ताशय जो है वो उस पानी को अवशोषित करता है, जिसकी वजह से वो जो पित्तरस है वो कंसंट्रेट हो जाता है अर्थात सांद्र हो जाता है, और उस सांद्र पित्तरस का स्त्रवण पित्ताशय के द्वारा पित्त वाहिनी के जरिए छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है उसके द्वारा छोटी आंत के अंदर पित्तरस आता है। तो ध्यान देंगे, अगर पित्ताशय को
सर्जिकली बॉडी से हटा भी दिया जाए तो पितरस जो है उसका स्त्रवण नहीं रुकेगा, लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि पहले क्या था, जब पित्ताशय था तब तो वो पितरस जो है वो पित्ताशय में जा रहा था और कंसंट्रेट हो रहा था। अब क्या होगा, अगर पित्ताशय नहीं होगा तो वो डाइल्यूट बाइल जूस अर्थात जो तनु पितरस है अर्थात पतला पितरस जो है, पानी युक्त पितरस जो है वो सामान्यतः छोटी आंत में आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो फैट का सही ढंग से डाइजेशन नहीं कर पाएगा। जैसे फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है पितरस, हमने पीछे पढ़ा है, फैट जो है उसका इमल्सिफिकेशन करता है, तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। तो जिन व्यक्तियों के अंदर पित्ताशय को निकाल दिया गया है उनको डॉक्टर फिर ये सलाह देते हैं कि आप जो है हाई फैटी डिश जो है उनका सेवन ना करें, अर्थात जो ज़्यादा वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उनका सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में उनके शरीर में पित्ताशय नहीं है, और जब पित्ताशय नहीं है तो उसकी वजह से सामान्यतया वो जो पितरस आ रहा है वो कंप्लीटली फैट का डाइजेशन करने में हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि सीसी के हार्मोन जो है वो सामान्यतः गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से पितरस का सिक्रेशन होगा। और पितरस जो है इसके बारे में हमने पढ़ा, इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, और भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में। पितरस का पित्ताशय में भंडारण होता है क्योंकि पितरस जो है उसमें से जो वाटर होता है उसको पित्ताशय जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कॉन्सेंट्रेट कर देता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये छोटी आंत के तीनों भागों को लिखा गया है। ग्रहणी जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है वो हमने देखी है। इसके अलावा ध्यान देंगे, एक ये आखिरी भाग इलियम जो है, इस इलियम के अंदर सामान्यतः भोजन का अवशोषण होता है। तो पीछे हमने जैसे आमाशय पढ़ा है, आमाशय के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सेंटिक सेल या पैराइटल सेल भी जिनको हम कहते हैं, उन ऑक्सेंटिक सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर अर्थात नेज कारक का, नेज आंतरिक कारक भी बोल सकते हैं जिसको, उसका स्त्रवण होता है। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर या नेज कारक जो है वो विटामिन B12 साइनोकोबालएमीन जिसका वैज्ञानिक नाम है उसके अवशोषण में सहायक होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। अब वो विटामिन B12 का अवशोषण होता कहाँ है? तो ध्यान देंगे, विटामिन B12 का अवशोषण जो है वो छोटी आंत के किस भाग में होगा? इलियम में। तो ध्यान देगा, इस पार्ट में विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालएमीन भी कहते हैं, साइनोकोबालएमीन, इसका अवशोषण होता है। तो विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में होता है? इलियम में होता है। कौन उसके अवशोषण के लिए जिम्मेदार है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलता है? आमाशय की जो म्यूकोसा है उसके अंदर जो जठर ग्रंथियां हैं, उस जठर ग्रंथि के अंदर जो कोशिकाएं होती है, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, उन ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन या स्त्रवण होता है। एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत की लंबाई हमने देखी थी सामान्यतः 6.5 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत जो है, इस छोटी आंत की लंबाई से संबंधित दो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक तो छोटी आंत की लंबाई जो है वो मृत व्यक्ति में ज्यादा होती है और जिंदा व्यक्ति में कम होती है। ध्यान देंगे, मृत व्यक्तियों में, डेड बॉडी में जो है जीवित व्यक्तियों से छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मरने के पश्चात छोटी आंत के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बंद हो जाता है, जिससे मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है, आराम की अवस्था में आ जाती है, विश्राम की स्थिति में आ जाती है, और उसकी वजह से छोटी आंत की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान देंगे, और लगभग दोगुनी बढ़ जाती है, यानी 6.5 से 7 मीटर लंबी है तो लगभग 13 से 14 मीटर लंबी छोटी आंत की लंबाई हो जाती है मरने के पश्चात। तो मृत व्यक्तियों में छोटी आंत की लंबाई ज्यादा क्यों होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान देना, जो शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी हर्बीवोरस, उनके अंदर जो छोटी आंत की लंबाई है वो सामान्यतः मांसाहारियों की तुलना में ज्यादा होती है। कार्निवोरस से, या कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, या हम यूं कहें हर्बीवोरस की, शाकाहारियों की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारियों के भोजन में सेल्यूलोज पाया जाता है, और वो जो सेल्यूलोज होता है वो सामान्यतः एक जटिल पदार्थ है। उसका जो पाचन है वो थोड़ा
जटिल होता है, मुश्किल होता है, और जब उसका पाचन जो है वो सरलता से हो सके या उसका पाचन जो है वो आसानी से हो सके, इसके लिए सामान्यतः शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। शाकाहारी जो है जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण वगैरह, इनके भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण से उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए उनकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। मांसाहारी प्राणी जो मांस खाते हैं, उनके अंदर जो मांस है उस मांस का डाइजेशन जो है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? सेल्यूलोज के कंपैरिजन में। इसलिए मांसाहारियों की जो छोटी आंत है वो लंबाई में कम होती है, किसकी तुलना में? शाकाहारियों की तुलना में। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे दिया आपको और उसमें 4 प्राणी जो है वो जैसे 4 में से 3 प्राणी जो है, ऑप्शन में 4 प्राणी दे रखे हैं आपको, और 4 में से 3 प्राणी जो है वो हर्बीवोरस अर्थात शाकाहारी दे दिए और एक जो है वो कार्निवोरस मांसाहारी दे दिया, और पूछ लिया निम्न में से किसकी क्षुद्रांत्र या छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होगी, तो ध्यान देना मांसाहारी प्राणियों की छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे कि छोटी आंत जो है इसके अंदर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण क्यों होता है? इसके लिए पीछे हमने पढ़ा है कि एक संरचना बनती है छोटी आंत के अंदर, म्यूकोसा जो है वो आगे विकसित होकर के एक संरचना बनाती है जिसको हम कहते हैं विली। छोटी आंत के अंदर विली पाए जाते हैं, विली, ठीक है। छोटी आंत के अंदर ये जो विली होते हैं, विली को सामान्यतः हिंदी में कहते हैं दीर्घरोम, दीर्घरोम या रसांकुर। ये दीर्घरोम या रसांकुर होते हैं, वो सामान्यतः छोटी आंत का सतही क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा देते हैं, जिसके कारण छोटी आंत के अंदर भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है? अवशोषण का मतलब है सामान्यतः आहार नाल, आहार नाल के बहुत सारे भागों में अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अवशोषण का मतलब है जो पाचित भोज्य पदार्थ हैं वो आहार नाल की जो म्यूकस परत है, अंतिम परत होती है म्यूकोसा, उस म्यूकोसा से अवशोषित होकर के या म्यूकोसा के थ्रू जो है ब्लड के अंदर मिलाए जाते हैं। म्यूकोसा से वो पाचित पदार्थ जो है, पाचित भोज्य पदार्थ जो है वो ब्लड के अंदर मिलते हैं, उस प्रक्रम को हम कहते हैं अवशोषण। तो अवशोषण की सबसे ज्यादा अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। ये छोटी आंत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। छोटी आंत के बाद में आहार नाल का अगला पार्ट आता है बड़ी आंत। हमने बात की थी छोटी आंत से अनडाइजेस्टेड पदार्थ, जो अपाचित पदार्थ जो होते हैं वो बड़ी आंत के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट है बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पीछे हम बात कर चुके हैं कि लंबाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, छोटी होती है, लेकिन इसकी विड्थ जो है, इसका डायमीटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। इसकी लंबाई जो है वो 1 से 1.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत जो है, इस बड़ी आंत को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसका सबसे प्रारंभिक भाग जो है वो कहलाता है अंधनाल अर्थात सिक्कम, दूसरा भाग जो है वो कहलाता है बृहदांतर अर्थात कोलन, और तीसरा भाग जो है वो मलासे रेक्टम कहलाता है। ये 3 भाग जो है वो बड़ी आंत के हैं। ये आपके सामने डायग्राम है बड़ी आंत का। इसके अंदर ध्यान देंगे ये सबसे प्रारंभिक भाग, ये फूला हुआ बटन जैसा भाग होता है, बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग भी होता है, इसको हम बोलते हैं सिक्कम अर्थात अंधनाल। तो ये हो गया सिक्कम, अंधनाल। ये सिक्कम हो गया। इसके अलावा ध्यान देंगे सिक्कम से आगे वाला ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये यहां से लेकर ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहां तक का, इस पार्ट को हम कहते हैं सामान्यतया कोलन अर्थात बृहदांतर, कोलन। इसके अलावा ध्यान देंगे ये लास्ट वाला जो पार्ट है, थैलीनुमा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं मलासे रेक्टम, ठीक है। ये 3 भाग हो गए। ध्यान देना मलासे जो है इसके लास्ट में एक नलीनुमा संरचना पाई जाती है जो छिद्र के रूप में शरीर से बाहर खुलती है, उसको हम कहते हैं मल द्वार या सामान्यतः इसको गुदा भी कहा जाता है, एनस। तो पूछ लिया जाए कि मल द्वार जो है वो किसका भाग है, तो बड़ी आंत का भाग है। मलाशय किसका भाग है, तो ये भी बड़ी आंत का ही भाग है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो अंधनाल दिखाई दे रहा है, सिक्कम जो है, इस सिक्कम के नीचे की ओर एक अराइज स्ट्रक्चर होती है, एक उभरी हुई संरचना होती है, ठीक है। ये उभरी हुई संरचना नीचे की ओर अंगुली नुमा संरचना जैसी होती है, इसको हम कहते हैं
अपेंडिक्स, या इसको परिशेषिका भी कहा जाता है, कृमि रूपी परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखेंगे इसको अपेंडिक्स कहा जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये सामान्यतया बड़ी आंत की संरचना होती है। ध्यान देंगे यहां बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत जो है वो मिलते कहाँ पे हैं, तो मिलते हैं सिक्कम के ऊपर। बड़ी आंत और छोटी आंत जहां मिलते हैं यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं, जिनको सामान्यतः इलियोसिकल वाल्व भी कहते हैं या इलियोसिकल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत का ये जो कोलन पार्ट है, इस कोलन पार्ट को भी सामान्यतः 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे ये ऊपर की ओर जाने वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं आरोही वृदांतर अर्थात स्कैंडिंग कोलन। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो संरचना है, जो घुमावदार संरचना है, जो कोलन की है, इस घुमावदार संरचना को हम कहते हैं अनुप्रस्थ वृदांतर अर्थात ट्रांसवर्स कोलन। इसके अलावा ये फिर नीचे की ओर आने वाली जो संरचना है वृदांतर की या कोलन का जो नीचे वाला भाग, नीचे की ओर आने वाला भाग है, इस भाग को हम कहते हैं सामान्यतया, ये जो नीचे की ओर आने वाला भाग है ये कहलाता है डिस्केंडिंग कोलन अर्थात अवरोही वृदांतर। ठीक है, तो ये तो हो गया आरोही वृदांतर, एस्केंडिंग कोलन, ये हो गया अनुप्रस्थ वृदांतर, अनुप्रस्थ वृदांतर ट्रांसवर्स कोलन। इसके अलावा ये नीचे की ओर आने वाला पार्ट जो है ये कहलाता है सामान्यतया अवरोही वृदांतर, डिस्केंडिंग कोलन, अवरोही वृदांतर। ठीक है, ये हो गए इसके 3 पार्ट। यहां ध्यान देना ये जो वृदांतर है, ये जो कोलन है, ये यहां नीचे की ओर घूम रहा है। इस प्रकार से ये जो घुमावदार संरचना, नीचे की ओर जो घुमावदार संरचना है, इसको हम सामान्यतया सिग्मोइड कोलन भी बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन कोलन का ही भाग है, नीचे की ओर वाला भाग है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान देना है बड़ी आंत के 3 प्रमुख भागों के बारे में। ठीक है, ये 3 प्रमुख भाग हमें ध्यान होने चाहिए। इसके अंदर ध्यान देना सबसे बड़ा जो है ये तो होता है कोलन, सबसे बड़ा। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा जो है ये होता है सिक्कम, सबसे छोटा भाग जो है ये सिक्कम होता है, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सामान्यतया कोलन। अब तक हमने देखा है बड़ी आंत की संरचना के बारे में, इसके विभिन्न भागों के बारे में। अब बचता है कि बड़ी आंत जो है इसका काम क्या होता है। तो ध्यान देंगे छोटी आंत से जो भोजन बड़ी आंत के अंदर आता है वो अपाचित भोजन जो है, उस अपाचित भोजन में से सामान्यतया जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत के द्वारा। बड़ी आंत जो है, इस बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होता है, लेकिन ध्यान देना अधिकतम अवशोषण नहीं होता है। अधिकतम अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के अंदर। इसके अलावा ध्यान देंगे यहाँ बड़ी आंत के अंदर जल का अवशोषण होने के अलावा ये जो अंधनाल है, ये जो सिक्कम है, इस सिक्कम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। उन सहजीवी जीवाणुओं के अंदर एक बैक्टीरिया आता है ई-कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस नामक बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया जो है ये सामान्यतया बड़ी आंत जो है, इस बड़ी आंत के अंदर विभिन्न प्रकार के विटामिन के सिंथेसाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। जो विटामिन B1 है, B2 है, B12 है, इसके अलावा B7 है, इसके अलावा विटामिन K है, इन विटामिनों का निर्माण करने में सहायक होते हैं ये बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया जो है वो बड़ी आंत के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सामान्यतया मेथेन है, H2S है, अमोनिया है, इन गैसों का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो मलीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर गंध आती है। इसके अलावा इंडोल, स्केटोल जैसे पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो हैं वो इस बड़ी आंत के अंदर होते हैं। बड़ी आंत के अंदर मुख्य काम है सामान्यतया जल का अवशोषण। इसके अलावा जो बैक्टीरिया विटामिन बनाते हैं उन विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, बड़ी आंत के अंदर ही होता है। इन बड़ी आंत के अंदर ही विटामिनों का अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा जो दवाइयाँ वगैरह हम लेते हैं उन दवाइयों का कुछ भाग जो है वो सामान्यतया बड़ी आंत के अंदर अवशोषित होता है। ठीक है, इस प्रकार अवशोषण के पश्चात शेष जो बिना काम के पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को सामान्यतया इस मलाशय के अंदर एकत्रित किया जाता है मल के रूप में, फिक्कल के रूप में इनको एकत्रित किया जाता है। और फिर मलाशय जो है ये मलाशय
पूर्ण रूप से जब कंप्लीटली जो है फिलअप हो जाता है, भर जाता है, तो उसके बाद मल द्वार के द्वारा इन मलीय पदार्थों को शरीर के बाहर निकाला जाता है और ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है मल त्याग या डिफिकेशन कहलाती है। अब ये जो मल द्वार एनस है, इस मल द्वार के अंदर भी सामान्यतया दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं या दो प्रकार के अवरोधक जो है वो पाए जाते हैं। वो अवरोधक अंदर की ओर वाले जो अवरोधक होते हैं वो तो सामान्यतया अनैच्छिक होते हैं, ठीक है, यानी चिकनी पेशियों से निर्मित होते हैं, और बाहर की ओर वाले जो अवरोधक होते हैं वो सामान्यतया ऐच्छिक होते हैं। अंदर की ओर वाले जो अवरोधक होते हैं वो सामान्यतया चिकनी पेशियों से बने होते हैं और उसके कारण से जो मल होता है उसकी गति जो है वो नियमित होती है। इसके अलावा बाहर की ओर वाले जो अवरोधक हैं वो सामान्यतया हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। और जब व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो आयु बढ़ने के साथ साथ ये जो बाहर वाले जो अवरोधक होते हैं, जो बाहर की ओर वाले अवरोधक होते हैं वो सामान्यतया धीरे धीरे जो है नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो वृद्ध व्यक्ति हैं या आयु बढ़ने पर व्यक्ति के अंदर सामान्यतया मल त्यागने की जो क्रिया है वो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं रहती है, यानी कहने का मतलब है ऐच्छिक नहीं रहती है, अनैच्छिक हो जाती है। इसी वजह से वृद्ध व्यक्तियों के अंदर अचानक सडनली जो है डेफिकेशन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण, इसके अलावा विटामिनों का अवशोषण, ठीक है। इसके अलावा बड़ी आंत जो है इसके अंदर ही मलीय पदार्थ एकत्रित होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आहार नाल के विभिन्न भाग जो है वो हमने देखे हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग जो है वो पाचन की क्रिया के तहत जो है हमने उनकी चर्चा कर ली। अब बच रहा है पाचन के पश्चात पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो पाचित खाद्य पदार्थ जो है या पाचित भोजन जो है उसका अवशोषण किस प्रकार होता है, कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।